इससे अवैदान पा जाता। ये है भक्तामर गाथा। चुनाव का समय चल रहा है, कौन चुन के आएगा? सबके मन में एक ही विकल्प है। जिसने वोट डाले हैं उसे कुछ भी नहीं पता है कि कौन चुन के आएगा। बस जाना पड़ता है, लोग उठा के ले जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और समझाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए 5 साल तक इस प्रकार की व्यवस्थाएं दूंगा। बेचारे भोले लोग उनकी बातों में आ जाते हैं और बातों में आने के बाद ही वह वहां पर जाके अपना बटन दबा के आ जाते हैं। आज भारत देश की जनता बहुत भोली है। थोड़ा सा प्रलोभन ही इस देश के लिए सबसे ज्यादा घातक साबित हो सकता है। अब यहाँ लोगों का भाव यही है, लोग इस राजनीति से जुड़े हैं, एक ही इच्छा है कि बस कब 4 जून आए। चुनाव शुभारंभ हुए, आप सभी को मालूम है 19 अप्रैल से। उस समय शुक्रवार था और एकादशी तिथि थी। उसके बाद 26 तारीख, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून, ये सब आप लोगों के वोट डालने का समय है। इस समय आप सभी वोट डाल करके 4 जून को क्या होगा, कौन बनेगा इस देश का सबसे बड़ा नेता, सबकी निगाहें। लेकिन आप सभी को मालूम होना चाहिए कि 4 जून को ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी है, वार मंगलवार है, भरणी नक्षत्र है। तो यहाँ पर यह जो ग्रहों का योग है, यह ग्रहों का योग कुछ नेताओं के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकता है और कुछ नेताओं के लिए विकल्प को लेकर के ये समय नेताओं के लिए कुछ कष्टकारी साबित हो सकता है और कई नेताओं के लिए यह समय बहुत अच्छा साबित हो सकता है। यहाँ पर हमें देखना होगा कि इस समय जो चुनाव हुए, यह चुनाव 19 अप्रैल से प्रारंभ हुए। जब शुक्र उदित था तब जाके चुनाव चालू हुए और 28 अप्रैल से सुबह 5:17 से मेष राशि में यह शुक्र जाकर के अस्त हो गया। शुक्र अस्त में चुनाव का समय चलता रहा, लोग वोटिंग करते रहे और यह शुक्र 29 जून तक 7:37 शाम को मिथुन राशि में उदय होगा। इसके साथ साथ सबसे बड़े मजे की बात है, इस देश को चलाने वाला कौन है? नेता है। इस नेता के लिए हम गुरु मानते हैं, उसके आज्ञा में चलते हैं, उसके हिसाब से यह देश चला करता है। लेकिन यहाँ गुरु भी 7 मई को वृषभ राशि में रात को 10:08 पर अस्त हो जाता है और 6 जून को यह उदित होंगे। कहने का अर्थ यह है, यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है, शुक्र भी अस्त है और गुरु भी अस्त है। इस दरमियान जो भी नेता चुन करके देश के लिए आएगा, वह नेता गुरु के रूप में बैठेगा तो, लेकिन उसका गुरुत्वाकर्षण, गुरु का प्रभाव देश पर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगा। इसके साथ शुक्र भी यहाँ पर अस्त है, तो जो भौतिकता बढ़ने वाली है, जो व्यापारिक स्थिति बढ़ने वाली है, इस व्यापारिक स्थिति में भी उतार चढ़ाव जीवन में सामने आ सकते हैं। यहाँ पर अब सब नेताओं ने अपने जीवन में एक भाव बनाया है कि मैं भी जीत करके आऊं। लेकिन याद रखना, जीत के वही आता है जिसके आगे जिद होती है, कुछ करने की भावना होती है, वही जीत करके आता है। यहाँ पर आप देखिए, मेष राशि वाला यदि कोई नेता होगा तो वह दृढ़ संकल्पी होगा, बहुत मेहनती होगा, वह जी जान के साथ अपना कार्य करेगा। और मुझे लगता है ऐसे मेष राशि वाला व्यक्ति जो रहता है वह मास्टरमाइंड होता है। किसी भी तरीके से साम दाम दंड भेद से चुनाव को जीतने की कोशिश करेगा। इसके बाद जिनकी वृषभ राशि है, यहाँ स्वामी शुक्र है, तो स्वामी शुक्र का प्रभाव यहाँ पर रहता है। वह शब्दों का अच्छा प्रयोग करेगा
लेकिन वह ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाएगा। इसके बाद जिनकी मिथुन राशि है वह बहुत ज़्यादा माइंडेड होते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, लेकिन वह मेहनत हाथ पैरों से नहीं करते हैं, दिमाग से मेहनत करते हैं और दिमाग से वह चुनावी क्षेत्र में उतरते हैं और कभी न कभी किसी न किसी रूप में वह सफलता को प्राप्त भी कर लेते हैं। इसके बाद जिनकी कर्क राशि होती है, कर्क राशि वाले यदि कर्क वाले शहर में चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें नियम से सफलता की प्राप्ति होती है। यदि और दूसरे राशि वाले शहर में चुनाव लड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव की स्थिति उनके जीवन में आ सकती है। उनके लिए पानी वाला क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावशाली रहता है। उनके लिए सफलता में सबसे ज़्यादा वो लोग जुड़ते हैं जो लोग शेतकारी हैं, किसान हैं, उनके लिए वह ज़्यादा ईमानदार साबित होते हैं। जिनकी सिंह राशि है, सिंह राशि वाले के लिए भी यह समय बहुत प्रभावशाली समय चल रहा है। बहुत सारा उतार चढ़ाव का समय आपको देखना पड़ेगा। कई ऐसे आपके ऊपर इल्ज़ाम लग सकते हैं, बहुत सारी परेशानियां आपके सामने आ सकती है, लेकिन आपकी राशि सिंह है, आप तो शेर की तरह दहाड़ोगे और इस दहाड़ में, बोलने में, मेहनत करने में आपको यहाँ पर सफलता भी प्राप्त हो सकती है। इसके बाद देखिए जिनकी कन्या राशि है, यहाँ पर स्वामी आपका बुध है, आप बुद्धिमान हैं, आप प्रचार में हमेशा सबसे आगे रहोगे, प्रचार कराने में आप आगे रहोगे, लोगों का सपोर्ट करोगे, सहयोग करोगे। जो चुनाव में खड़े हैं लेकिन वह खड़े रहने के बाद भी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं, करते भी होंगे लेकिन वह ज़्यादा टेंशन नहीं लेते होंगे, पूरे आत्मीयता के साथ वह लोगों से मिलते हैं और उन्हें अपने दिमाग से सलाह देते हैं और आने वाले समय में उनके लिए अच्छा यह सलाह साबित हो सकती है। इसके बाद जिनकी तुला राशि है, तुला राशि वाले लोग इस समय बहुत बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करने वाले हैं। सारी दुनिया का सपोर्ट तुला राशि पर रहेगा, सारे लोग उससे अटैच में आएंगे, सारे लोगों में एक उत्साह की उमंग रहेगी, उत्साह की किरण रहेगी। लोग बड़े उत्साहित भाव के साथ ऐसे लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे क्योंकि वह तुला राशि है, संतुलन बना के रखता है, कभी गुस्से में नहीं आता है। कैसी भी स्थिति बनती है, उतार चढ़ाव की स्थिति भी आती है तो वह भी उतार चढ़ाव में भी आगे बढ़ने का प्रयास किया करता है। यह इनके लिए, इस राशि वालों के लिए मेहनत भरा समय है, तो यही मेहनत उनके लिए रंग में ला सकती है। यह रंग आने वाले समय में सारे देश के लिए, सारे विश्व के लिए कल्याणकारी साबित हो सकता है। इसके बाद जिनकी वृश्चिक राशि है, वृश्चिक राशि के लोग बड़े आध्यात्मिक होते हैं, बड़े तार्किक होते हैं, उनके साथ अनेक विचार छल कपट के साथ जुड़े हुए होते हैं। वह साम दाम दंड भेद से चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं। दुनिया की कोई ताकत कितनी भी मेहनत कर दे फिर भी वह वहाँ से आगे निकल जाते हैं और अपने शब्दों के प्रभाव से लोगों को लुभाते हैं। काम कुछ करें ना करें लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से इस जाल में लोगों को गिरफ्त करके वह जीत हासिल करने में सफल साबित होते हैं। इसके साथ साथ जिनकी धनु राशि है, धनु राशि के लोग बड़े धार्मिक होते हैं, बड़े दयालु होते हैं, उपकारी होते हैं, लोगों के घर घर शहर शहर जा जा करके लोगों को अध्यात्म के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। यदि यहाँ पर स्वामी का गुरु है तो यह नियम से अगर राजनीतिक फील्ड में जुड़े हैं तो कभी ना कभी इनको गुरु बनने का मौका मिलेगा या फिर जो चुनाव लड़ रहा है उनका वैध गुरु बन करके उसे आगे बढ़ाने का प्रयास करेगा। इसके बाद जिनकी मकर राशि है, मकर राशि का जो यहाँ पर स्थिति देखी जा रही है तो मकर राशि में यहाँ पर स्वामी शनि है, शनि का समय चल रहा है। लगता है कहीं ना कहीं से आप चुनावी क्षेत्र में उतरे हैं तो सफलता छू के ही, सफलता पाके ही आप बाहर निकलोगे। फिर भी किसी प्रकार की नेगेटिविटी आपके सामने आती है, फिर भी आप उसका सामना करते करते डरेंगे नहीं, हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे बढ़ कर के आप चुनावी दौर में आप सफलता को साबित कर सकते हो। इसके बाद जिनकी कुंभ राशि है, कुंभ राशि वाले व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं,
बहुत दूरदृष्टि वाले होते हैं, लोगों को सरकार से जोड़ने वाले, लोगों की सारी व्यवस्थाओं से जुड़ने वाले होते हैं और यह किसान वर्ग को अपने अंडर में लेते हैं, किसानों के मसीहा कहा जाते हैं। ऐसे लोग जब कोई चुनाव लड़ते हैं तो नियम से उनके जीवन में बहुत सारी उपलब्धियां अपने आप प्राप्त होती हैं, दुनिया का सपोर्ट होता है, लोग उनके साथ अटैच होते हैं। फिर भी कुछ ऐसी स्थिति सामने आती है जो उन्हें थोड़ा सा विकल्पों का भी सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद जिनकी मीन राशि है, मीन राशि का यहाँ स्वामी गुरु है, तो यहाँ पर यह देश का सवाल है, देश के साथ जुड़ा हुआ यह गुरुत्वाकर्षण वाला देश है। मीन राशि वाले देश से जो चुनाव लड़ रहे होंगे, जो लगता है कि उन्हें इस चुनाव में एक अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। अब आप कहेंगे इस साल 2024 में नेता कौन बनेगा? जिस पर आपने वोट डाले हैं, जिस पर आपने मोहर लगाई है, जिसके लिए आप बहुत अच्छा सोचा करते हो, समझो 2024 का नेता वही बन सकता है। क्योंकि हम लोग साधु हैं, प्रश्न किया लोगों ने मुझसे कि आप ज्योतिषाचार्य हैं, भविष्यवाणी करते हैं, बस इतना बताइए कि इस साल 2024 में नेता कौन बनेगा। देखिए, हम लोग तो आक्षेपणी बात नहीं करते हैं, किसी प्रकार का चैलेंज नहीं करते हैं, हम सभी स्यादवाद के साथ, स्यादवादी पद्धति के साथ आपको जोड़ने का प्रयास किया करते हैं। इस अपेक्षा से ऐसा हो सकता है, इस अपेक्षा से ऐसा हो सकता है, पर जिसकी नीयत अच्छी होती है, जिसका मन अच्छा होता है, जिसका देश के प्रति भाव अच्छा होता है, वही इस देश के लिए प्रभावशाली नेता हो सकता है। क्योंकि हम मोक्ष मार्ग के नेता हैं और जो नेता 2024 में बनने जा रहा है वह संसार मार्ग का, संसार के लोगों का, संसार को बढ़ाने का और संसारी को सुखी बनाने वाला नेता है। तो मैं चाहता हूँ नेता प्रजा के लिए बने, प्रजा के भविष्य के बारे में सोचें, देश के भविष्य के बारे में सोचेंगे तो आप 2024 में क्या आगे तक भी नेता बन करके आप समाज के लिए, संसार के लिए, देश के लिए कुछ अच्छा और बड़ा काम कर सकते हैं। तो आप कहोगे नेता कौन बनेगा? मैं फिर कहूँगा वही बनेगा जो आपको पसंद होगा। शुभ यात्रा कैसे हो? शुभ यात्रा के लिए हम क्या कार्य करें, किस प्रकार की तैयारी करें, किस तरह की सोच बनाएं, किस प्रकार के भाव बना करके हम यात्रा का शुभारंभ करें। देखिए, जब आप यात्रा पर निकलते हैं उसका एक समय निश्चित होना चाहिए। निश्चित समय पर आप यात्रा पर निकलते हैं तो आपकी यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न होती है। आप सभी को मालूम है कि हर दिन 1.5 घंटे का राहु काल होता है। राहु काल के बारे में हमने पहले आपको बता दिया है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो 1.5 घंटे का राहु काल है, उस राहु काल में आपको यात्रा शुभारंभ नहीं करना है। अगर आप ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं या बस से यात्रा करने जा रहे हैं तो राहु काल के पहले आप निकल जाइए और वहां पर जाते समय आप राहु काल को टाल करके आप यात्रा का शुभारंभ करें। यदि राहु काल में ही ट्रेन हो, राहु काल में ही बस हो, तो आप उस समय घर से निकलते समय ओम नमो अरहते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा इस मंत्र का 9 बार जाप कीजिए और पूरे मनोभाव के साथ आंख बंद करके वास्तु देवता क्षेत्र रक्षक को याद करते हुए प्रार्थना कीजिए कि मेरी यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो। इसके बाद आप ध्यान रखिए, चौगड़िया भी आप देख लीजिए, इसमें उद्वेग तो नहीं है, रोग का समय तो नहीं है, इसमें कोई काल योग तो नहीं है। इस समय आप इतना ध्यान रखें, अमृत योग होना चाहिए, यहाँ पर शुभ होना चाहिए, लाभ होना चाहिए, तब यात्रा करते हैं तो आपकी यात्रा आनंद के साथ संपन्न होती है। इसके साथ साथ आप ध्यान रखिए, करेक्ट समय पर आप यात्रा पर ना लिखिए। करेक्ट समय से मतलब करेक्ट 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 7 बजे, करेक्ट समय पर ना निकले। जब भी निकले तो 6:05, 7:05, 8:12,
5 मिनट 2 मिनट आगे करके आप यात्रा पर निकलते हैं तो आपकी यात्रा में भी बहुत सारी शक्तियाँ आपके साथ जुड़ जाती हैं। इसके बाद जो साधु के सामायिक का समय होता है दोपहर को 12 से लेकर 12:30 बजे तक का, उस समय भी आप टाल दीजिए, क्योंकि इस समय भगवान की वाणी का समय होता है, दिव्य शक्ति के जुड़ने का समय होता है। और आप देखना जितने भी बड़े बड़े एक्सीडेंट होते हैं इस समय ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। रात्रि काल में भी 11 से लेके 1:30 बजे तक एक्सीडेंट ज़्यादा से ज़्यादा देखे जाते हैं। या फिर ब्रह्म मुहूर्त में जो सुबह सामायिक का समय होता है 4 बजे से लेकर 6 बजे तक के बीच में एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा देखे जाते हैं। यह समय भगवान की वाणी का है, अध्यात्म का है, भगवान से जुड़ने का समय है। इस समय आप भगवान से जुड़ें, थोड़ा रेस्ट करें, उसके बाद फिर आप यात्रा पर निकलेंगे तो आपकी यात्रा निर्विघ्न सानंद संपन्न हो सकती है। इसके साथ जो आपके बच्चे, आपका परिवार आपके साथ है, जो ड्राइवर आपकी गाड़ी चलाता है व्यसन मुक्त होना चाहिए, निरालसी होना चाहिए। आपको यात्रा पर ले जा रहा है, किसी प्रकार का विकल्प उसके मन में नहीं होना चाहिए। अगर वह विकल्प लेके गाड़ी चलाएगा तो वह आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। किसी प्रकार की गलत आदतों का शिकार होगा तो वह आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। यदि उसका नेचर क्रोधी है, आपसे झगड़ा हो रहा है बार बार, समय लेना, वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो इन चीज़ों का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। आपके धर्म से जुड़ा हुआ ड्राइवर होगा, धर्म से जुड़ा हुआ ड्राइवर होगा तो वह आपको धार्मिक गीत सुनाएगा। आपकी यात्रा धर्म यात्रा के साथ सानंद संपन्न होगी। यदि वह धर्म से नहीं जुड़ा होगा तो वह आपकी यात्रा में बहुत सारे विघ्नों को पैदा कर सकता है। तो मेरा आपसे यही कहना है, छुट्टियां हैं इस समय, जैसा भी आपको समय मिलता है यात्रा पर, कौन नहीं जाना चाहता है, हर कोई यात्रा पर निकलता है, यात्री बनता है। बस यही मेरी भावना है कि आपकी यात्रा शुभ यात्रा हो, सानंद हो, प्रसन्न भाव के साथ। जैसे आप गए हो वैसे आप अपने घर लौट के आए, क्योंकि घर पर और भी कोई इंतजार कर रहा है, ऐसी भावना के साथ आप। प्राणी इससे अवयदान पा जाता, ये है भक्ता